नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेडिकल IV बैग्स और बच्चों के खिलौनों से तैयार होने वाली एक टेक्नोलॉजी दुनिया की सुपर पावर्स के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है। जिस वक्त ईरान पर सख्त तरीन आलमी पाबंदियां लगी थी, जब उसके अरबों डॉलर के अमरीकी तैयारे कबाड़ बन रहे थे, तब इस्फहान यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी वर्कशॉप में चंद नौजवान एक ऐसा खामोश तूफान तैयार कर रहे थे जिसने आज जदीद जंग के असूल ही बदल कर रख दिए हैं। वो ड्रोन्स जिनका मजाक उड़ाया गया, आज वही शाहिद और महाजिर ड्रोन्स यूक्रेन से लेकर इसराइल तक दुनिया की महंगी तरीन मिसाइल बैटरीज को तिगनी का नाच नचवा रहे हैं। ये सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं नाजरीन, बल्कि तादाद, म्यार और मुकाबले की वो खतरनाक जंग है जहां $20,000 का एक ड्रोन $20 लाख के मिसाइल को शिकार करके अपने दुश्मन को माशी तौर पर दिवालिया कर रहा है। आखिर ईरान ने 40 साला तन्हाई में ये मौजज़ा कैसे कर दिखाया? कैसे एक सुनार और एक फिजिक्स के तालिब इल्म ने मिलकर पेंटागन और तल अबीब की नींदें हराम कर दी? आज के इस व्लॉग में हम ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के उन राजों को खोलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान के ड्रोन्स ने दुनिया में ताकत के तस्वुर को कैसे बदला? इस सवाल ने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। ईरानी ड्रोन्स का पहला तस्करा बरसों कबल इसराइल के साथ लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की सरगर्मियों से मुतालिक फौजी रिपोर्ट्स में सामने आया था। अस्करी माहिरीन ने यमन में हौसियों के ज़रिए इस्तेमाल ड्रोन्स का सिरा भी ईरानी सनत से जोड़ा। सितंबर 2022 में दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब ये इंकशाफ हुआ कि ईरान रूसी फ़ौज को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इससे कुछ ही अरसा कबल जेरेनियम 2 नामी ड्रोन्स की इब्तदाई तस्वीर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की फ़ज़ाओं में मंडलाते हुए मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी। ये सवाल अहम है कि 40 बरस से पाबंदियों का शिकार मुल्क बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में खेल के असूल कैसे बदलने में कामयाब हो गया? कौन सी बुनियादी कदरें और अवामिल थे जिन्होंने इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबे में ये कामयाबी दिलाई? ये दरअसल 1979 के बाद आयद की गई पाबंदियाँ ही थी जिन्होंने ईरानी क़यादत को अपने मुल्क में दस्तयाब इम्कानात पर गौर करने, मुश्किलात से निकलने के रास्ते तलाश करने और दुरुस्त फैसले करने पर मजबूर किया। इन्हीं पाबंदियों ने ईरानी क़यादत को अपने मुल्क के इंजीनियर्स पर एतमाद करने पर आमादा किया। पाबंदियों के बायस ईरान ने बैरून मुल्क सप्लाई नेटवर्क्स कायम करने की कोशिश की ताकि ज़रूरी साजो सामान और पुर्ज़ाजात हासिल किए जा सकें। बाज़ मौक़े पर उन्होंने सिविल टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि महदूद वसाइल की मौजूदगी में ईरानियों ने वाज़ेह हिकमत अमलियाँ वज़ा की और उन्हें सब्र, इस्तेकामत और तसलसल के साथ अमली जामा पहनाया, और यही उनकी कामयाबी की असली बुनियाद बनी। नाज़रीन, जनवरी 1979 में जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी मुल्क छोड़कर रवाना हुए तो अपने पीछे एक ऐसी फ़ौज छोड़ गए जो असलहे के एतबार से खत्ते की सबसे ताकतवर फ़ौज समझी जाती थी। ईरानी फ़ज़ाइया उस वक्त F-14, टॉमकैट, F-4, फैंटम और F-5 टाइगर जैसे जदीद तैयारों से लैस थी। उसी दौर में अस्करी साजो सामान के लिहाज से ईरानी फ़ौज अमरीका, सोवियत यूनियन, बरतानिया और फ्रांस के बाद दुनिया में 5वें नंबर पर थी। ख़ास तौर पर ईरानी फ़ज़ाइया जर्मन, चीनी और इसराइली फ़ज़ाइया से भी ज़्यादा जदीद समझी जाती थी क्योंकि उसके पास F-14, टॉमकैट जैसे तैयारे मौजूद थे जो उस वक्त दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारों में शुमार होते थे। लेकिन उन तैयारों की ऑपरेशन और देखभाल का दारोमदार बड़ी हद तक ईरान में तैनात अमरीकी टेक्नीशियंस, तकनीकी अमले और इंजीनियर्स पर था, जबकि स्पेयर पार्ट्स बराह रास्त अमरीकी कंपनी ग्रोमन फ्राहम करती थी। यूँ ईरानी फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर अमरीकी अस्करी और सनती निज़ाम पर इन्हिसार करती थी। शाही हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ईरानी फ़ौजी क़यादत या तो मुल्क छोड़ गई, कत्ल कर दी गई या कैद में डाल दी गई। अमरीकी टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स ईरान से रवाना हो गए और अमरीकी कंपनियों ने नई हुकूमत से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। नतीजतन ईरान ने जिन अरबों डॉलर मालियत के तैयारे ख़रीदे थे वो देखभाल और पुर्ज़ाजात की अदम दस्तयाबी के बायस महज नाकारा धात बनकर रह गए। सितंबर 1980 में इराकी अफवाज ने ईरानी सरजमीन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान एक निहायत खूनरेज़ जंग शुरू हुई जो 8 साल तक जारी रही। उस जंग में कत्लो गारत और तबाही के बदतरीन तरीके इस्तेमाल किए गए, जिनमें कीमियाई हथियार भी शामिल थे। उस तवील और हौलनाक जंग में तकरीबन 10 लाख अफराद हलाक हुए,
جنگ کے ابتدائی مراحل میں عراقی افواج کو فضائی برتری حاصل رہی، جس کے باعث انہیں نمایاں کامیابیاں ملی۔ عراقی فوج نے سوویت یونین سے ریکانسنس ایئر کرافٹس یعنی جاسوس طیارے خریدے اور وہاں سے حاصل کردہ سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے ایرانی افواج کی پوزیشنز کی نشاندہی اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی، جس سے انہیں میدان جنگ میں واضح برتری حاصل ہوئی۔ دوسری جانب ایرانی افواج ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کے لیے ان کے پاس نہ واضح ویژن تھا اور نہ ہی ضروری عسکری صلاحیت۔ وہ نہ تو ان جدید امریکی طیاروں کو فعال کر پائے جو امریکیوں کے رخصت ہونے کے بعد گراؤنڈ کر دیے گئے تھے، اور نہ ہی اس ٹیکنالوجی کو خرید سکتے تھے جو اپنے دفاع کے لیے ناگزیر تھی، کیونکہ ان پر سخت بین الاقوامی پابندیاں عائد تھیں۔ ایران کو ایک ایسی جنگ لڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت تھی جو اس کے وجود کے لیے خطرہ بن چکی تھی، لیکن معاشی پابندیوں نے اسے عالمی منڈی سے یہ ٹیکنالوجی خریدنے کے قابل نہ رہنے دیا۔ چنانچہ ایرانی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی بجائے خود ایجاد کرے اور خود تیار کرے۔ خیال بالکل سادہ تھا، اگر دشمن کی پوزیشن اور نقل و حرکت جاننے کے لیے سرحد کے پار جاسوس طیارے نہیں بھیجے جا سکتے تو کیوں نہ چھوٹے ریموٹ کنٹرول آلات استعمال کیے جائیں۔ یہ نہ صرف سستے تھے بلکہ ان کا سراغ لگانا بھی مشکل تھا اور وہ قیمتی معلومات فراہم کر سکتے تھے۔ ایرانیوں نے 1981 کے اوائل ہی میں ان چھوٹے آلات پر کام شروع کر دیا۔ ان پر کیمروں کی تنصیب کا خیال زیر غور آیا۔ اس منصوبے کی بنیاد اصفہان یونیورسٹی میں رکھی گئی، جہاں طلباء اور انجینئرز نے مل کر اس خیال کو عملی شکل دینے کا کام شروع کیا۔ ایرانیوں نے ان آلات کے ڈیزائن، تیاری، آزمائش اور بہتری کے مراحل طے کیے اور بالآخر ابتدائی نمونے تیار کر کے پاسداران انقلاب کے عسکری حکام کے سامنے پیش کیے۔ یونیورسٹی میں قائم ایک معمولی سی ورکشاپ جہاں عزم سے مسلح نوجوان آیا کرتے تھے۔ یہ وہ نظریات تھے جنہیں اسلامی انقلاب کے بعد ملک کی قیادت نے بطور قومی نصب العین اپنایا تھا۔ برسوں کی کوششوں، بار بار کی ناکامیوں اور مسلسل جد و جہد کے بعد اصفہان کی اسی یونیورسٹی ورکشاپ میں یہ نوجوان ڈیزائن تیار کرتے اور پھر خوزستان کے کھلے میدانوں میں ان کے تجربات کرتے رہے۔ ان میں ایک سویلین پائلٹ جس کا نام فرشید تھا، دوسرا سعید نامی فزکس کا طالب علم اور تیسرا مسعود زاہدی نامی پیشہ ور سونار تھا۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے اپنا ابتدائی نمونہ فوجی حکام کے سامنے پیش کیا تو بعض افسران نے اس خیال کا مذاق اڑایا۔ یہ ماڈل کسی بچے کے کھلونے سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا جو نہایت غیر معمولی اشیاء سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کا فیول ٹینک ایک طبی IV بیگ تھا، جبکہ اس کا فین یا پنکھا مکمل طور پر ہاتھ سے تیار کیا گیا تھا۔ 1983 میں محاذ جنگ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور وہی کھلونا طیارہ پہلی بار عراقی فوجی پوزیشنز کے اوپر پرواز کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ طیارہ واضح اور قابل استعمال تصاویر کے ساتھ واپس لوٹا، جن میں عراقی فوجی تنصیبات صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کامیابی کے بعد تھنڈر بٹالین کے قیام اور ایک باقاعدہ ڈرون پروگرام کے آغاز کے احکامات جاری کیے گئے۔ یہ پروگرام اصفہان یونیورسٹی کی ایک طالب علم المانا ورکشاپ سے نکل کر پاسداران انقلاب کے فوجی کمانڈروں کے زیر نگرانی آ گیا۔ ناظرین، پاسداران انقلاب نے دبئی میں کمپنیوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا اور سنگاپور میں موجود ثالثوں کے ذریعے درجنوں ممالک سے پرزہ جات علیحدہ علیحدہ حالت میں خریدے۔ یہ پرزے بعد میں اصفہان منتقل کیے گئے جہاں ان کی اسمگلنگ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین میں مار گرائے گئے شاہی ڈرونز میں امریکی ساختہ چپس پائے گئے۔ ڈرونز نے جاسوسی کے میدان میں اپنا لوہا منوایا اور 1983 کے بعد کئی فیصلہ کن مارکوں میں ایرانی افواج نے عراقی فوج کے خلاف ان کا استعمال کیا۔ تاہم 1987 سے رات بٹالین کی انجینئرز اور فوجی اہلکار اس خیال پر بھی کام کر رہے تھے کہ ڈرونز کو محض جاسوسی کے بجائے حملہ آور ہتھیار کے طور پر تیار کیا جائے۔ اگر کوئی ڈرون دشمن کی پوزیشنز کے اور پرواز کرتے ہوئے ان کی نقل و حرکت کی فلم بنا سکتا ہے تو مسلح کیے جانے کی صورت میں وہ انہیں نشانہ بنا کر تباہ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس کے لیے بالکل مختلف نوعیت کی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے، جسے بعد میں رات بریگیڈ نے ترقی دے کر مہاجر نامی جنگی ڈرونز کی صورت میں پیش کیا۔ 1988 میں ایران ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے مسلح اور بغیر پائلٹ فضائی گاڑیاں یعنی UAVs جو آج ڈرونز کہلاتی ہیں میدان جنگ میں استعمال کی۔ اگرچہ آج امریکہ، ترکی اور اسرائیل اس صنعت میں نمایاں نام سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران اس میدان میں ابتدائی پیشروؤں میں شامل تھا۔ 1988 میں ایرانی ڈرونز ڈیزائن کے اعتبار سے نہایت ابتدائی نوعیت کے تھے، جن کی زیادہ سے زیادہ پرواز کی حد 50 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھی، مگر 2026 تک ایران ایسے جدید ڈرونز تیار کر چکا تھا جو ایرانی سرزمین سے پرواز کر کے کئی ممالک کی فضائی حدود عبور کرتے ہوئے اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ در حقیقت اسرائیل حتیٰ کہ امریکہ سے بھی پہلے وہ پہلا ملک تھا جس نے فوجی مقاصد کے لیے بغیر پائلٹ ڈرونز یعنی UAVs کا استعمال کیا۔
उसने 1973 की जंग में इन्हें मिस्री फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को धोखा देने और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों को नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यही असूल बाद में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों ने भी अपनाया और इसे मज़ीद तरक्की दी। इसी तरह 1982 में लेबनान पर इसराइली हमले के दौरान इसराइल ने स्काउट और मास्टिफ ड्रोन्स को जासूसी के लिए और वादी बका में मिसाइल बैटरियों की निशानदही और उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वाक़या मुसल्लह तनाज़ात की तारीख में जंगी ड्रोन्स के अमली और मौसर इस्तेमाल का पहला वाज़ेह मुज़ाहरा समझा जाता है। 1970 की दहाई से यह तसव्वुर आम रहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी हथियार ही सबसे ज़्यादा कीमती और मौसर होते हैं। एक गाइडेड मिसाइल जो 1000 किलोमीटर के फासले से दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाए, ऐसे हथियारों से कहीं ज़्यादा बेहतर समझा जाता है जो गाइडेड ना हो। ईरानियों ने इस अस्करी मसावात में एक नया तस्वुर शामिल किया। अगर उनका मुल्क तकनीकी तरीके में अपने मुखालफिन का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर उसे तादाद और माशी लागत में मुकाबला करना होगा। यही वो बुनियादी तस्वुर है जिस पर ईरानी ड्रोन प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। अगर एक ड्रोन तैयार करने पर तकरीबन $20,000 लागत आती है तो वो दुरुस्तगी के लिहाज से $20 लाख मालियत के क्रूज़ मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर 100 ड्रोन्स एक साथ भेजे जाएं तो मुखालिफ को उन्हें मार गिराने के लिए कम अज़ कम 100 क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ेंगे और मुमकिन है इससे भी ज़्यादा। ड्रोन्स को बुनियादी तौर पर इंतहाई दुरुस्तगी या शदीद तबाही के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के दिफाई निज़ाम को थकाने, ख़त्म करने और उसके माली वसाइल पर दबाव डालने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ईरानी हमले तवील अरसे तक जारी रह सकते हैं क्योंकि ये दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम के मुकाबले में 10 से 20 गुना कम लागत रखते हैं। एक सादा हिसाब ये ज़ाहिर करता है कि 100 ड्रोन्स लॉन्च करने पर हमला आवर रियासत को तकरीबन $20 लाख खर्च करना पड़ते हैं। इसके बरक्स अपने मफादात के दिफा के लिए खड़ी रियासत को उन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए $200 मिलियन मालियत के जदीद मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ते हैं। चाहे उन ड्रोन्स से होने वाला नुकसान कितना ही कम क्यों ना हो, ड्रोन्स की एक और अहम बढ़तरी ये है कि उन्हें रेडार के ज़रिए शनाख्त करना मुश्किल होता है क्योंकि वो कम रफ्तार से और निचली परवाज़ की सतह पर परवाज़ करते हैं। जब ड्रोन्स को एक ही वक्त में बड़ी तादाद में रवाना किया जाए तो वो दिफाई निज़ाम पर हद से ज़्यादा दबाव डाल देते हैं, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात ये निज़ाम तमाम ड्रोन्स को रोकने में नाकाम हो जाता है। 2019 में सऊदी अरामको की तेल तनसीबात पर होने वाले हमले ने इस सलाहियत की मौसूलियत को वाज़ेह तौर पर साबित कर दिया। इस हमले के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम ईरानी साख्ता ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहे। अगरचे इस हमले की जिम्मेदारी हौसियों ने कबूल की, लेकिन बड़े पैमाने पर यह ख्याल किया जाता है कि ये ड्रोन्स ईरान या इराक की सरजमीन से लॉन्च किए गए थे। अरामको तनसीबात पर हमले के नतीजे में अरबों डॉलर का माशी नुकसान हुआ, जबकि हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की लागत महज कई मिलियन डॉलर थी। यही लागत का फ़र्क दरअसल ड्रोन जंग में फातेह और मफ्तू का तयन करता है। नाजरीन, ईरान के सफ़र ने साबित कर दिया कि जब रास्ते बंद कर दिए जाएं तो इजादात जन्म लेती हैं। ईरान ने दुनिया को एक ऐसी अस्करी मसावात दी है जिसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं। ये जंग अब इस बात पर नहीं कि किसका मिसाइल कितना दुरुस्त है, बल्कि इस बात पर है कि कौन कब तक इस माशी बोझ को बर्दाश्त कर सकता है। जब 100 ड्रोन्स एक साथ फ़ज़ा में बुलंद होते हैं तो वो सिर्फ बारूद नहीं ले जाते बल्कि वो दुश्मन के बैंक बैलेंस और उसके दिफाई गुरूर पर हमला करते हैं। तल अबीब से लेकर हालिया आलमी तनाज़ात तक ये साबित हो चुका है कि मुस्तकबिल की जंगें अब महंगे तैयारों की नहीं बल्कि उन सस्ते और मोहलिक ड्रोन्स की हैं। सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतें इस नई ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएंगी या फिर टेक्नोलॉजी का गुरूर इन छोटे उड़ते हुए आलात के सामने हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की ये हिकमत अमली दुरुस्त है या ये आलमी अमन के लिए एक नया ख़तरा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।